गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रतन सिंह है और पायनियर एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उसके एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूनाइटेड नेशंस का जो सेलेक्टिव अप्रोच है कुछ एक रिलीजन को लेकर के, उसके प्रति हिंदुस्तान का क्या रवैया है, हिंदुस्तान ने किस तरह से उस बात पे रिएक्ट करा है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। तो हम लोग पहले इसका पहले इसको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका हिंदी में समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली discussing resolutions of the United Nations Alliance of Civilization on the Culture of Peace, India criticized the world body for what it called selectivity in seeking to protect Abrahamic religion, Islam, Christianity and Judaism over others. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इंडिया क्रिटिसाइज द वर्ल्ड बॉडी, इंडिया ने क्रिटिसाइज करा है वर्ल्ड बॉडी को, यूनाइटेड नेशंस को। किस बात को लेके? क्योंकि इनको लगा है कि ये जो वर्ल्ड बॉडी है, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने कुछ एक रिलीजन को लेकर के बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया है। और ये जो रिलीजन्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस जिनके प्रति सेलेक्टिव अप्रोच ले रही है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुदाइज्म, जिसको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। और ये सारी बात जो है इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो डिस्कशन के दरमियान उठाई है, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो डिस्कस कर रही है अभी जिस रेजोल्यूशन को, वो है UNAOC। UNAOC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। अलायंस का मतलब संधि, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब हुआ जितने सारे सिविलाइजेशन हैं उनका एक अलायंस की जो बात करी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इस बात को आप लोग समझ गए हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है, द इंडियन डेलीगेट पॉइंटेड आउट that previous resolutions of the UNAOC dating back to 2006 had repeatedly decried the hatred against those religions, Islamophobia, Christianophobia, and anti-Semitism, but did not condemn attacks on other religious groups including Hindus, Sikhs, and the Buddhists who have suffered terror strikes and seen their shrines destroyed in Afghanistan and Pakistan. इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बात की तरफ भी इशारा करा है कि 2006 में जो UNAOC का रेजोल्यूशन डिस्कस करा गया था या पास करा गया था, उसमें भी बार बार UNAOC ने इस बात की निंदा करी है। किस बात की निंदा करी है? कि 3 जो रिलीजन्स हैं यहाँ पे, वही अब्राहमिक रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, इनकी बार-बार इनके प्रति बाकी के लोग नफरत की भावना रखते हैं और इस बात की निंदा बार-बार करी गई है। किसके रेजोल्यूशन में? UNAOC के रेजोल्यूशन में, जो कि 2006 में डिस्कस करी गई थी। जबकि और बहुत से रिलीजन्स हैं जैसे सिखिज्म या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म, जिनके श्राइन्स को, मतलब जिनके मंदिर को, मस्जिद को और गुरुद्वारे को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टेरर स्ट्राइक में नुकसान पहुंचाया गया था, उन एक्ट को कंडेम नहीं करता। मतलब बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान का एतराज इस बात को लेकर के है कि यूनाइटेड नेशंस पे जो रेजोल्यूशन 2006 में पास हुआ था, उसने सिर्फ 3 रिलीजन के शिकार है हेट्रेड का, इसकी निंदा करी थी। 3 रिलीजन शिकार हो रहे हैं हेट्रेड का, इस बात की निंदा करी गई थी। और इनके हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, जो 3 रिलीजन शिकार हो रहे हैं हेट्रेड का, वो कौन कौन से हैं? सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। जबकि इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिख, हिंदू और बुद्धिस्ट जो रिलीजन के लोग हैं, उनके जो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, उन पे जो प्रहार किया जा रहा है, उन पे जो चोट करी जा रही है, उनको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ने एक बार भी कंडेम नहीं करी। ये हिंदुस्तान का ऐतराज है। मेरा ख्याल है पहला दूसरा जो हमने सेंटेंस यहाँ पे है, आप इसको समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, हिंदुस्तान ने एक पर्टिकुलर इशू को यहाँ पे रखा है। अभी तो उसने जेनेरिक बात करी है, एक
जनरल टर्म में बताया कि हिंदूज, सिख्स और बुद्धिस्ट के जो श्राइन्स हैं, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उसको जो बाहर के देशों में स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे मंदिर की, श्राइन की बात करी जा रही है, दैट इज करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर, जिसका उदाहरण देते हुए हिंदुस्तान ने ये बोला है कि the United Nations General Assembly statement welcomed the Kartarpur Corridor agreement between India and Pakistan, but failed to note that Pakistan's government has taken over the management of the Sikh shrine, which it called a contravention of the agreement and a violation of Sikh beliefs. मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान ने एक उदाहरण रखा है कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वेलकम करा था, किस चीज को वेलकम करा था? करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इस बात को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वेलकम करा। इस बात को हिंदुस्तान कह रहा है, लेकिन फिर हिंदुस्तान आगे फिर इस बात को भी कह रहा है कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस करतारपुर गुरुद्वारा के मैनेजमेंट को अपने कब्जे में ले लिया था, इस बात पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने निंदा नहीं करी, इसकी कोई भी इसको ध्यान इस तरफ नहीं दिया। और ये जो एक्ट था पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कौन सा एक्ट? कि गुरुद्वारा कमेटी का, गुरुद्वारा प्रबंधन का अपने कब्जे में ले लेना, वो जो है, वो जो हम एग्रीमेंट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन था, मतलब उसका वायलेशन था, और सिखों के जो आस्था थी उसका भी विश्वासघात था। ये बात यहाँ पे करी गई है इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो है वो है, इंडियाज डेलीगेट आल्सो अक्यूज पाकिस्तान ऑफ अ कल्चर ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट रिलीजन्स इन इंडिया and fostering cross-border terrorism, and said a culture of peace cannot exist until that is changed. इसका मतलब हुआ कि इंडिया का जो प्रतिनिधि मंडल वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने कल्चर ऑफ हेट्रेड, इंडिया के जितने भी रिलीजन हैं उसके प्रति इनका कल्चर ऑफ हेट्रेड को प्रमोट करते हैं। मतलब ये हिंदुस्तान के रिलीजन के प्रति नफरत की भावना को फैलाने की कोशिश करते हैं। कौन? पाकिस्तान। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। फॉस्टरिंग का मतलब होता है यहाँ पे जिन्होंने टर्म यूज करा है, एंड फॉस्टरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो फॉस्टर का मतलब प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। तो वो पाकिस्तान सिर्फ कल्चर ऑफ हेट्रेड ही नहीं रखता है इंडिया के रिलीजन के प्रति, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी प्रमोट करता है। साथ में उन्होंने, इंडियन डेलीगेट्स ने ये बात भी करी है कि कल्चर ऑफ पीस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिस कल्चर ऑफ पीस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, जिस पे रेजोल्यूशन बात डिस्कस करी जा रही है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक इसके फंडामेंटल नेचर को चेंज ना करा जाए। किसके फंडामेंटल नेचर को चेंज ना करा जाए? कल्चर ऑफ पीस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक इसको चेंज नहीं करा जाएगा तब तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इंडिया के डेलीगेट्स का कहना है और मानना है। और सबसे बड़ी बात, above all, the Indian statement said the United Nations selectivity under the aegis of the UNAOC, an organization that was set up in 2005 to prevent polarization between societies and cultures and to bridge differences between them, only serves to further the theory of inevitable clash of civilization and state. इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग है, मैं इसको आपको एक एक करके भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेन बात बता दूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो इंडियन स्टेटमेंट है उसने यूनाइटेड नेशंस के सेलेक्टिविटी को, जो कि किसके तहत वो यूनाइटेड नेशन का ये सेलेक्टिव अप्रोच जो तीन रिलीजन के प्रति हो रहा है, तीन रिलीजन के प्रति, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म को प्रोटेक्ट करने के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो किसके संरक्षण में हो रहा है? अंडर द एजिस ऑफ द यूएनओसी। एजिस का मतलब होता है पैट्रोनेज। एजिस जो यहाँ पे टर्म है AEGIS, इसका मतलब है पैट्रोनेज। उसके पैट्रोनेज में मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो सेलेक्टिव अप्रोच है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेलेक्टिव अप्रोच है वो किसके संरक्षण में करा जा रहा है? वो करा जा रहा है UNAOC के संरक्षण में, जो कि क्या कर रहा है? सर्व्स टू फर्दर द थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन स्टेट। मतलब वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के थ्योरी को प्रमोट कर रहा है, फर्दर करना मतलब एडवांस कर रहा है, उसको और एडवांस कर रहा है। मतलब यूनाइटेड नेशंस का ये सेलेक्टिव अप्रोच किस चीज में एंड करेगा? इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा।
मतलब अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जिसकी बात करी जा रही है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो बात कर रहा है अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की, बल्कि जबकि हिंदुस्तान कह रहा है कि ये अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और इन्होंने इस पे एक बात की, और यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में भी थोड़ी सी एक बात और इन्होंने ऐड करा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNAOC, उसको सेटअप करा गया था 2005 में, और किस लिए करा गया था, पोलराइजेशन बिटवीन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, टू प्रिवेंट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ग्रुपिज्म को रोकने के लिए, और ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म करने के, उनको पाटने के लिए। ब्रिज द डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर दो दलों में या दो पार्टीज में या दो सोसाइटीज के बीच में मतभेद है, उस मतभेद को दूर करने के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं, दैट्स ब्रिज द डिफरेंसेस। सो यहाँ पे ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स के पर्पस से लिए ये करा गया था, और पोलराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए 2005 में यूनाइटेड नेशंस का जो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन सेटअप करा गया था। ये एक एडेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान क्या कह रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस का अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की बात करी जा रही है, वो इनफैक्ट अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होके क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ ये बढ़ने वाला है। ये उस तरफ ये उसी को बढ़ावा देगा, मतलब अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को नहीं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट स्लाइड जो है, India's concern over the United Nations resolutions that portray only 3 religions as victims of religious hatred are completely valid, and it is important that they are broadened to include every community that faces religion based violence। अब ये जो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इंडियाज कंसर्न्स के ऊपर पे, यहाँ पे बात जो ऑथर जिसने एडिटोरियल में लिखा है, जिसने भी इस यहाँ पे लिखा है, वो अपना ओपिनियन यहाँ पे रखने की कोशिश कर रही है। अब तक जो भी बात आपने पढ़ी थी वो फैक्ट को पढ़ा था, वो हाँ अब यहाँ पे ओपिनियन की बात यहाँ पे करी जा रही है, मतलब ऑथर का ओपिनियन यहाँ से शुरू होता है। वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो कंसर्न है किस चीज पे, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस पे। और यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन क्या है कि दैट पोर्ट्रे ओनली 3 रिलीजन्स एज विक्टिम ऑफ रिलीजियस हेट्रेड। यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन सिर्फ 3 रिलीजन को ही विक्टिम ऑफ रिलीजियस हेट्रेड बता रहे हैं। विक्टिम ऑफ रिलीजियस हेट्रेड का मतलब क्या होता है, शिकार, किस चीज के शिकार, मतलब रिलीजियस हेट्रेड मतलब रिलीजियस का नफरत, मतलब रिलीजन का जो नफरत होते हैं, रिलीजन के प्रति जो नफरत होता है उसका जो शिकार बन जाते हैं, उसके तौर पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिलीजन को ये पोर्ट्रे कर रहा है, जो कि वैलिड है। मतलब ऑथर यहाँ पे जिसने इस आर्टिकल को लिखा है, जिसने इस एडिटोरियल को लिखा है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का जो कंसर्न है, कंसर्न का यहाँ पे मतलब है चिंता या परेशानी, जो भी आप कह रहे हो, किस चीज को लेकर के, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को लेकर के। यूनाइटेड नेशन में क्या रेजोल्यूशन हो रहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 ही रिलीजन ऐसे हैं जो शिकार हैं, किस चीज के, नफरत के शिकार हैं। कौन कौन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। तो ये जो है बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। किसका कंसर्न वैलिड है, चिंता किसका चिंता वैलिड है, हिंदुस्तान की जो चिंता है यूनाइटेड नेशंस के इस रेजोल्यूशन को लेकर के, वो बिल्कुल ही वैलिड है। ये कौन कह रहा है, ये ऑथर कह रहा है, और फिर आगे कह रहा है, and it is important that they are broadened to include every community that faces religion based violence। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको ब्रॉडन करा जाए, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस ने सिर्फ 3 रिलीजन की बात करी है, वो 3 रिलीजन्स को बढ़ा के और भी करा जाए, 4, 5, 6 को इंक्लूड करा जाए, और हर एक वो रिलीजन जो कि रिलीजन बेस्ड वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, यानी कि रिलीजन बेस्ड वायलेंस को फेस कर रहे हैं, को इंक्लूड करा जाए इसमें। यहाँ पे ऑथर ने इस बात को रखा है। नेक्स्ट लाइन जो है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट थ्वाट्स पाकिस्तान's particularly insidious attempts to create a controversy against India at this time by pushing these resolutions as India steps to take its 2-year seat at the United Nations Security Council। मतलब हुआ यह और भी ज्यादा जरूरी, एक बात और जरूरी है, और वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो नाकाम कर दे, किस चीज को नाकाम कर दे, पाकिस्तान की इंसीडियस अटेम्प्ट। इंसीडियस का मतलब होता है
अगर आप इंसीडियस को देखोगे तो हानिकारक बोलते हैं, जो कि नुकसानदायक, जो नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इंसीडियस अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी अगेंस्ट इंडिया, मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे फिर से कह रहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान की हर एक वो कोशिश जिसके तहत वो हिंदुस्तान को के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट, इंडिया के अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान की हर एक कोशिश को हिंदुस्तान नाकाम कर दे। क्योंकि आगे बात इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि 2 साल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान जो है वो 2 साल का जो अपना 2 ईयर का टेन्योर है उसको बहुत जल्दी ही बस स्टार्ट करने वाला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यू दिल्ली हैज बीन कंसर्न by an increase in intrusive language from the United Nations bodies concerned as well, given that UNAOC issued a statement of grave concern over the Delhi riots in February this year that it said resulted in casualties of Muslims. अब एक बात और हिंदुस्तान की यहाँ पे जो बात, न्यू दिल्ली हैज बीन कंसर्न, मतलब हिंदुस्तान की एक चिंता और यहाँ पे रही है, और वो ये कि जो कुछ आजकल जो लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस बॉडीज की जो लैंग्वेज आ रही हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की जो भी और भी बॉडीज हैं, जो उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। और उन्होंने दो बहुत ही गंभीर चिंता की बात उठाई है हिंदुस्तान ने। वो क्या है, दिल्ली राइट्स के दरमियान इसको यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली राइट्स को कुछ इस तरह पोर्ट्रे करा था जिसमें यह बताने की कोशिश करी थी कि ज्यादातर कैजुअलिटी जो हुई है वो मुस्लिम पक्ष का हुआ है। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली राइट्स को क्यों चर्चा में लिया था, और उस चर्चा के तहत उन्होंने इस बात को रखा था, किसने, यूनाइटेड नेशंस AOC ने इस बात को रखा था कि ज्यादातर जो लोग वहां पे हिंसा के शिकार हुए हैं वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के रहे हैं, और इस बात को लेके हिंदुस्तान की ये दूसरी चिंता की बात हिंदुस्तान के लिए रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया इज कीन टू पुश बैक ऑन द UNAOC and other UN arms like the United Nations Human Rights Council that have criticized the Citizenship Amendment Act. मतलब इंडिया जो है बहुत ही कीन है, मतलब अलर्ट है, किस बात को लेके, पुश बैक करने को, किस चीज को, यूनाइटेड नेशंस AOC एंड अदर जो भी यूनाइटेड नेशंस के आर्म्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पुश बैक, उनको बाहर मतलब धकेलना, बाहर हटाने की कोशिश करेगा, उसका सामना करने की कोशिश करेगी, इफेक्टिवली काउंटर करने की कोशिश करेगी। हाँ, इंडिया बहुत ही कीनली उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी, इस बात को यहाँ पे रखा गया है। और एक बात और भी करी गई है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ये आर्म है, कौन सा वाला, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसने इंडिया का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के को क्रिटिसाइज करा था, और इंडिया को ऐसे कोई भी यूनाइटेड नेशंस का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया कीन है और उनको काउंटर करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन जो है, एज इट सीक्स टू डू all of this, however, the government must be careful about ensuring that in exposing the United Nations selectivity, it doesn't open a flank for a counter charge against India. अब ये जो पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है स्टूडेंट, उसमें थोड़ा सा एक एडवाइस है। अभी जो बात करी गई थी मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये जो आखिरी फोर्थ पैराग्राफ आखिरी है, इसमें जो बात करी गई है यहाँ पे एक तरह से कॉशियस एक एडवाइस दे रहा ऑथर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, एज इट सीक्स टू डू ऑल ऑफ दिस, जो भी है वो हिंदुस्तान जो भी करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, उसमें एक बात को ध्यान में रखना है, हिंदुस्तान सरकार को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होगी कि यूनाइटेड नेशंस के सेलेक्टिव अप्रोच को एक्सपोज करने के दरमियान, मतलब हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सेलेक्टिव अप्रोच है उसको हम एक्सपोज करें, एक्सपोज का मतलब खुलासा कर दें, उसको हम काउंटर करें, लेकिन ऐसा करने के दरमियान एक बात का ध्यान हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार को रखना है, और वो ये कि ऐसा करते कोई एक दूसरा विंडो ना खोल दे, ये मतलब यूनाइटेड नेशंस में लड़ाई करते करते अपने खिलाफ एक ऐसा कोई मौका ना दे रहे जो इसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो है एक काउंटर चार्ज यहाँ पे लगने लग जाए। मतलब साफ है कि लड़ाई यूनाइटेड नेशंस के इन एफर्ट्स के खिलाफ लड़ते लड़ते हिंदुस्तान उनको कोई भी जगह या कोई भी मौका ना दे कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो लोग कोई मोर्चा
खोल सकें, ये बात यहाँ पे करी गई है। The Citizenship Amendment Act, for example, has been criticized for offering fast-track citizenship to only a select group of religions, leaving out Muslims. मतलब ये आप सब लोग जानते हैं कि जो CAA है वो क्या है, उसको क्रिटिसाइज करा गया। किस चीज के लिए क्रिटिसाइज करा गया कि CAA को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक करा। फास्ट ट्रैक करने का मतलब बहुत जल्दी जल्दी में उसको पास करा, जो कि एक सेलेक्टिव ग्रुप है उसको ड्रॉप कर देता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है और मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं करता है। ये आप लोग पहले CAA के तहत जानते हैं। India cannot call for a culture of peace that stitches together an alliance of faith, while Indian states bring laws that seeks to make difficult interfaith marriages. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया कैनॉट डिमांड, इंडिया डिमांड नहीं कर सकता किस इसका, अ कल्चर ऑफ पीस। मतलब इंडिया कैनॉट कॉल फॉर अ कल्चर ऑफ पीस जो कि स्टिचिंग टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ्स का मतलब हुआ डिफरेंट फेथ्स, मतलब डिफरेंट फेथ्स मतलब डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पे फेथ्स का मतलब फेथ्स एंड रिलीजन्स को, डिफरेंट फेथ्स और रिलीजन्स का एक अलायंस बनाता हुआ, अलायंस मतलब ग्रुप, मतलब एक समझौता, संधि बनाता हुआ। मतलब इंडिया डिमांड नहीं कर सकता एक कल्चर ऑफ पीस की, कल्चर ऑफ पीस की जिसके तहत सारे रिलीजन हो, मतलब सारे फेथ, सारे रिलीजन एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे आ जाएं। ऐसे कल्चर ऑफ पीस की इंडिया डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि while इंडियन स्टेट्स ब्रिंग लॉज, जबकि इंडियन स्टेट्स हैं मतलब हिंदुस्तान के राज्यों में, बहुत से राज्यों में लॉज दैट सीक्स टू मेक डिफिकल्ट इंटरफेथ मैरिजेस, ऐसे लॉज लाए जा रहे हैं जो कि इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंटरफेथ मतलब रिलीजन, इंटर रिलीजन मैरिजेस को रोकने के लिए हिंदुस्तान में लॉ लाए जा रहे हैं। फिर मतलब साफ है, आप समझ गए यहाँ पे क्या कही जा रही है। यहाँ पे करी जा रही है इंडिया कोई भी एक ऐसा कल्चर ऑफ पीस की बात कर ही नहीं सकता जिसके अंदर सारे फेथ, सारे रिलीजन के लोग एक साथ बड़े बढ़िया से रहे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में एक लॉ लाया जा रहा है जिसमें कि इंटर रिलीजियस मैरिजेज जो होता है, यानी इंटरफेथ मैरिजेज होता है, उस पर रोक लगाने की बात करी जा रही है। तो भाई एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि इंटर फेथ मैरिज नहीं हो सकता और दूसरी तरफ कह रहे हो कि सारे फेथ्स और सारे रिलीजन को जोड़ के एक अम्ब्रेला बॉडी बनाया जाए। तो यही बात यहां पे करी गई है कि इंडिया कैन नॉट कॉल फॉर अ कल्चर ऑफ पीस दैट स्टिचेस टुगेदर। स्टिचेस टुगेदर का मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ। नेक्स्ट वन, आखिरी लाइन जो है, इन द लार्जर एनालिसिस the force of India's argument against the United Nations selective resolution and non-inclusive language as well as the international efforts of adversaries such as Pakistan remains its own secular credentials enshrined in the constitution and its pluralistic ethos। मतलब हिंदुस्तान की जो एक कोशिश है, हिंदुस्तान जो फोर्स लगा रहा है, किस चीज के लिए फोर्स लगा रहा है, किसके खिलाफ? यूनाइटेड नेशंस का सेलेक्टिव अप्रोच, यूनाइटेड नेशंस का सेलेक्टिव रेजोल्यूशन एंड नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज के खिलाफ जो ये लगाया जा रहा है, वो किस चीज को किस चीज में शामिल है ऑलरेडी? तो हिंदुस्तान का जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हिंदुस्तान का जो प्लूरिस्टिक इथोस है, उसमें ये चीज पहले से मौजूद है, उसके अंदर ये समाहित है। क्या चीज? जिसके बल पे, जिसी के बल, मतलब हिंदुस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान अपने प्लूरिस्टिक इथोस के बल पे ही इस यूनाइटेड नेशंस के ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है लड़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि मेन जो हिंदुस्तान के जो मेन कंसर्न्स हैं वो दो हैं। पहला कंसर्न क्या है कि सेलेक्टिव रेजोल्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस का सेलेक्टिव रेजोल्यूशन है, और दूसरा कंसर्न है नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज। तो इसी के खिलाफ हिंदुस्तान जो है अपने कंसर्न्स को शो कर रहा है और उसी से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप लोग इसके जहां पे पैसेज की शुरुआत हो रही है, जहां पे एडिटोरियल की शुरुआत हो रही है, तो अगर आप उसका नीचे हेडलाइन के नीचे देखें, सब लाइन देखें, सब हेडलाइन जो है वो है इंडिया स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस सेलेक्टिविटी ऑन रिलीजन्स गेन फोर्स फ्रॉम इट्स सेक्युलरिज्म। मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो ये ताकत आ रही है, किस बात की ताकत आ रही है कि ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ है किसके खिलाफ? यूनाइटेड नेशंस के सेलेक्टिव अप्रोच के खिलाफ जो खड़ा हुआ है, उसको ताकत कहां से मिल रही है? उसको ताकत मिल रही है इंडिया के जो प्लूरिस्टिक इथोस हैं, मतलब सेकुलर इथोस हैं, उससे इनको ताकत मिल रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे आपने पैसेज को, पूरे पैसेज को पढ़ लिया,
उसमें सेंट्रल आइडिया, जो की आइडिया है, उसको आप निकालते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे हेडलाइंस के ठीक नीचे लिखा हुआ है जो इंडिया स्टैंड अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस सेलेक्टिविटी ऑन रिलीजन्स गेन्स फोर्स फ्रॉम इट्स सेकुलरिज्म। ये इस पूरे पैसेज का थीम है। इसी को हमको अपने पूरे पैसेज को पढ़ के निकालने की कोशिश करनी है। और इसमें जो इंग्लिश की बात है, थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे कोशिश करी है कि हम लोग उस वर्ड पे भी काम करें, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा और इजी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की समझ में आ जाए। थैंक यू।